अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर के हवाले से। आप लोगों के जो भी कमेंट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब के लिए मैं कोई एक आध वीडियो दरमियान में बनाता रहूँगा। मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ फेसबुक पर भी डाली थी, तो कुछ दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं, तो उन क्वेश्चंस के हवाले से दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब बहुत ज़रूरी था। कुछ इजी क्वेश्चन थे जिनका जवाब मैंने वहीं पर उनको दे दिया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए इन डिटेल वीडियो जो है वो एक ज़रूरत महसूस मैंने की, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी था। एक क्वेश्चन तो ये था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी मैट्रिसेस वाले चैप्टर के अंदर। उसमें हमने ये पढ़ा कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन सोल्यूशन डज़ नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये रेज़ किया स्टूडेंट्स ने कि जब एक इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो व्हाट इज़ इट्स मीनिंग, इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन गलत है, या इसका मतलब ये है कि जो दो इक्वेशंस अगर दी गई हैं तो ये कोई मैथ एरर है, या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको इन दो इक्वेशंस का सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन ये था कि आयोटा के हवाले से था कि रियलिटी के अंदर कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका स्केयर नेगेटिव हो। तो फिर हम ऐसी इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर लेते हैं जिसका स्केयर हो और उसका आंसर नेगेटिव आ रहा हो। ये दो क्वेश्चन थे जिनके ऊपर वीडियो बनाना मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि एक वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए आज ये वीडियो उसी हवाले से है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हम लोगों ने पढ़ी उसमें अगर कहीं पर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो हम ये लिखते हैं कि सोल्यूशन डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो उसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन डज़ नॉट एग्जिस्ट से क्या मुराद है, कि ये इक्वेशंस गलत हैं, ये क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन का सलूशन उसका क्या मतलब है, कि उस इक्वेशन का ये सलूशन है। हम इस सेंटेंस से हम क्या बात ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर किसी इक्वेशन का कोई सलूशन आता है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उस इक्वेशन के अंदर जो भी हमारा सलूशन आया है उस सलूशन को अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर दें वेरिएबल्स की जगह, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि एक इक्वेशन है x + y = 2। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है। अब इसके सलूशन के लिए हम कह सकते हैं कि इफ़ x = 1 एंड y = 1, अगर ये दो वैल्यूज़ x और y की इस इक्वेशन में पुट की जाएं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि ये जो है इस इक्वेशन का सलूशन है। अब इसी तरह से क्या ऐसा हो सकता है कि इस इक्वेशन का कोई और सलूशन भी हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस इक्वेशन का इसके अलावा कोई और सलूशन भी हो? बिल्कुल हो सकता है कि इफ़ x = 4 एंड y = -2 देन दिस सोल्यूशन विल आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आप चेक कर लें, x की जगह 4 पुट करें, y की जगह -2 पुट करें, 4 - 2 विल गिव अस 2। इसी तरह से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इसके बन सकते हैं। मेरी बात फॉलो की आपने। सोल्यूशन का क्या मतलब है कि वो सोल्यूशन जो हमने फाइंड किया वो अगर हम उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स की जगह उसे पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब आते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की तरफ। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। से कि मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही कोई लिख लेता हूँ इक्वेशन। एक इक्वेशन यही लिख लेते हैं x + y = 2, ओके। दूसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ 4x + 4y = 7। ये दो इक्वेशंस हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब देखें, इसके तो हमने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल दिए, इसके भी देखिए आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे? x को आप वैल्यू दे दें, x इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर x हमारे पास हो 1/4, ओके, और y की वैल्यू हो 6/4,
अब देखें पुट करें, x की जगह जब 1/4 पुट करेंगे 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। इधर अगर y की जगह 6/4 पुट करें 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी 1 + 6 = 7। तो इसके भी इनफाइनाइटली, इसी तरह से और भी निकल सकते हैं। इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसके भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? दो लीनियर इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, दो लीनियर इक्वेशन। इसके मैंने ऊपर बताए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसी तरह से इस सेकंड इक्वेशन के भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो व्यूअर्स, जब दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हों, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है एक, उसके सॉल्यूशन सेट से मुराद ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा यूनिक सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो। और इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि दिस सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उसका मतलब ये होता है कि ऐसा कॉमन कोई सॉल्यूशन नहीं है जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे। वैसे इसको सेटिस्फाई करने वाले बहुत से आंसर्स हैं, इसको सेटिस्फाई करने वाले बहुत से आंसर हैं, लेकिन कोई कॉमन आंसर नहीं है। अब ऐसा कब होता है जब कॉमन आंसर ना हो? इससे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जब लीनियर इक्वेशन लिखी हुई होती है तो उसका मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें, ये x डैश और ये y डैश, जब भी हम कोई लीनियर इक्वेशन ड्रा करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल टू x एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस हो, या इंक्लाइंड हो, इस तरह से हो या इस तरह से हो, किसी तरह से भी हो सकती है। फ़र्ज़ कर लें एक इक्वेशन हमने लिखी, लीनियर इक्वेशन, उसे जब ग्राफिकली हमने ड्रा किया तो वो ये आ गई, ओके। दूसरी इक्वेशन हमने ड्रा की ग्राफिकली तो उसका ग्राफ यूँ आया। अब इन दोनों का सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट विल बी द कॉमन पॉइंट, ये वाला, विच सेटिस्फाई बोथ द लीनियर इक्वेशंस, जो कि दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखें यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कई पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से ये अगर इक्वेशन 2 का ग्राफ है तो इसको भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब ग्राफिकली सॉल्व करें या हम मैट्रिसेस से सॉल्व करें, या जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 प्रोसेस हैं जो कि 8th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर हम उस तरह से सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आएगा? आंसर उसका होगा दिस पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो कि बोथ लाइंस पर एग्जिस्ट करता है, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। अब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होगा? ये तो कोई सी भी दो लाइंस हों, आपस में तो क्रॉस करेंगी, कहीं ना कहीं जाके क्रॉस करती हैं। तो कौन सी ऐसी दो लाइंस होती हैं जिनका कोई कॉमन जो है सॉल्यूशन नहीं होता, कोई कॉमन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कह लें कि नहीं होता? वो ऐसी दो लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल अब देखिए दोबारा से, ये एक्स वाई एक मैंने प्लेन ड्रा किया, एक लाइन इस तरह से है और दूसरी लाइन इस तरह से है। ये दोनों लाइंस अगर ऑन आइदर साइड इनको हम एक्सटेंड कर लें, चाहे इस तरफ से आप एक्सटेंड करें, चाहे इस तरफ से एक्सटेंड करें, इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, इसको ऑन बोथ साइड जितना आप इनको एक्सटेंड कर लें, दीज टू लाइंस विल नेवर मीट ईच अदर, विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी और कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इस वजह से उनका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। बात फॉलो की आपने? अब आप देखिए ये जो दो लाइंस हैं, दोनों इक्वेशंस, बेसिकली ये एक ही इक्वेशन है, इनका कांस्टेंट चेंज हो रहा है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 4 कर लूँ, सेकंड इक्वेशन इसको अगर डिवाइड कर लिया जाए 4 से, तो क्या बनेगा? x + y = 7/4। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि लाइंस का पैरेलल चेक करना, ये 9th क्लास के अंदर
ये आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर आप लोग ये चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी इसको डिस्कस करना जो है वो आपकी समझ से थोड़ा सा ज़रा हायर हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, जो हायर स्टूडेंट्स हैं, हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो बखूबी जानते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। y = mx + c वाली फॉर्म में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए तो आप वहाँ से इनका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों का स्लोप इक्वल है, इट मीन्स दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हैंस दीज टू लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। इन दोनों का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। मेरे ख्याल आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, कभी भी वो लाइन मुड़ती नहीं है। जो लाइन मुड़ती है उसको कर्व कहते हैं हम। वो या तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी या फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, वो कभी भी लीनियर नहीं होती। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब वो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल होंगी या पैरेलल नहीं होंगी। अगर वो लाइनें पैरेलल नहीं हैं, then they will meet each other at some point, somewhere, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को मीट ज़रूर करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगी। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उनके लिए कहा जाता है कि इट हैज़ नो सोल्यूशन, या देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, या उसका जो ए डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब देखिए ये दो लाइनें हैं, अगर ये वाली लाइन इसको डिवाइड ना भी करें, ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड ना भी करें, आप इसके अंदर अगर ए को फाइंड करना चाहें, इसके अंदर ए किसके इक्वल आएगा, यहाँ से कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 1, इधर से 4 और 4। अब देखें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें आप तो क्या आएगा, 1 1 4 4। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 1 ज़ार 4 माइनस 4 1 ज़ार 4, क्या आंसर आएगा 0। अब आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। गो के जब मैंने ये वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने ये रीज़न नहीं बताई थी। ये रीज़न ना बताने की रीज़न यही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा वो फिर एक्सटेंशन में जाना पड़ता है कि जो स्लोप ऑफ द लाइन है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, उनका थोड़ा सा आइडिया आपको देना पड़ता। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ नहीं बताई, क्योंकि ये हमने 8th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है 9th क्लास के अंदर। तो बहरहाल मैंने इसकी रीज़न ये बताई थी कि जो हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू ए एडजॉइंट। ए एडजॉइंट मैंने ये बताया था कि डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 है तो 1 डिवाइडेड बाय 0, दिस क्वांटिटी इज़ अनडिफाइंड। ये क्या होती है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये इन्फिनिटी होती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस वैल्यू को ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, रियलिटी में है ही नहीं ये वैल्यू। तो इस वजह से दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, कि ये सिस्टम इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट हमारी चीज़ जो है, हम क्वेश्चन आया था एक कि रियलिटी के अंदर कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं होती, अगर फ़र्ज़ करना लिखा हुआ है x + 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3, तो क्वेश्चन ये था कि ये तो इक्वेशन ही फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है ये, कभी भी किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं होता। लेकिन ये बात सन 1703 से लेकर सन 1783 उससे पहले तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद ये बात गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई? मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो साइंस है ना, ये कोई फिक्स नॉलेज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि साइंस जो है दिस इज़ अ फिक्स नॉलेज, ये फिक्स है, बस ये जो बात हो गई सो हो गई, इससे हम इधर उधर नहीं हट सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइंस के अंदर इर्तिका का अमल होता है, मुशाहिदात का नॉलेज है ये, ठीक है ना, ये तहकीकात का नॉलेज है। जितनी तहकीक करते जाएंगे तो चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी। आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि न्यूटन्स के कवानीन आप लोग पढ़ते रहते हो 9th क्लास के अंदर, बल्कि बड़े मशहूर कवानीन हैं न्यूटन के 3 कवानीन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने ही ये कवानीन दरियाफ़्त किए थे। इजाद नहीं कह सकते कि उसने किए थे, उसने दरियाफ़्त किए थे। ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी,
ठीक है ना। ये सारे लॉज जो हैं, कोई ऐसा नहीं कि न्यूटन ने ये लॉ बनाए कि ये भी ऐसे ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। बात उसकी ठीक है, ऐसे ही होता है, लेकिन पहले भी ऐसे ही होता था, ठीक है ना। उसने ये चीज़ें दरियाफ्त की हैं, ईजाद नहीं की। ईजाद करना होता है आप नए सिरे से एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है। हाँ, उसने एक लॉ जो है वो वज़ा किया, बताया हमें कि इस लॉ के तहत ये चीज़ें मूव करती हैं। लेकिन जब आइंस्टाइन आया तो उसने कहा कि ये बिगर बॉडीज़ के लिए तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्वांटम लेवल पर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो न्यूटन्स के लॉज हैं, ये इनमें गड़बड़ होती है। तो ये लॉज जो हैं उनको फुलफिल नहीं करते। तो उसने फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, वो बड़ी मशहूर थ्योरी है उसकी, आइंस्टाइन की, उसने दी थी। मतलब न्यूटन के कवानीन को उसने गलत साबित नहीं किया, उसने उसके कवानीन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब साइंटिस्ट इस चीज़ पर लगे हुए हैं कि कोई ऐसे लॉज होने चाहिए जो क्वांटम फिज़िक्स और जो क्लासिकल हमारी फ़िज़िक्स है, इन दोनों के ऊपर एक ही लॉ हो जो दोनों पर अप्लाई हो। तो उसके लिए स्ट्रिंग थ्योरी जो है अब आ चुकी है। बहरहाल ये मैं और तरफ जा रहा हूँ, तो आप लोगों के लेवल से थोड़ा सा ये हायर चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं कोई आप लोगों पर नॉलेज झाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो ये साइंस है ये फ़िक्स नहीं है, या मेरी को पत्थर पे लकीर नहीं है ये, ठीक है ना। ये कोई अकीदा नहीं है, ये कोई मज़हब नहीं है, इसमें आए दिन तब्दीलियाँ होती रहती हैं। एक दौर था जब कहा जाता था कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। अब कहा जाता है नहीं जी, सूरज अपनी जगह पे साकिन था, एक जगह मौजूद था, ज़मीन गर्दिश करती है। अब फिर मज़ीद मॉडिफाई हुआ तो उन्होंने कहा नहीं जी, सूरज भी एक तरफ धूतम धूत जा रहा है, उसके पीछे ज़मीन भी लगी हुई है, मरीख मुश्तरी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे उसके पीछे यूँ रिवॉल्व करते हुए उसके पीछे जा रहे हैं। तो सूरज भी अपनी एक मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है उसके पीछे पीछे चल रही हैं। तो मतलब कहने का ये है कि साइंस जो है वो तब्दील होती रहती है। तो बात हो रही थी आयोटा की। तो 1703 या 7 आई थिंक लियोनार्ड यूलर था साइंटिस्ट, वो पैदा हुए थे, और 1783 को उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस किया था कि रियल नंबर तो ऐसा वाकई कोई नहीं है कि जिसका हम स्केयर करें और नेगेटिव आ जाए, लेकिन उन्होंने एक और नंबर इंट्रोड्यूस किया, एक नया सिस्टम, एक मॉडिफाइड सिस्टम उन्होंने हमें बताया, जिसको नाम दिया गया कम्प्लेक्स नंबर्स का। कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स ये क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके अंदर आयोटा मौजूद होता है। इसके दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, x प्लस वाई आयोटा। ये रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। एक रियल पार्ट और एक ये रियल पार्ट है x, और ये y क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसके अंदर आयोटा मौजूद हो उसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर भी पूरे का पूरा नहीं, ज़रूरी नहीं कि सारे का हम स्केयर करें नेगेटिव क्वांटिटी आए, ठीक है, पॉजिटिव भी आ सकती है। लेकिन जस्ट अगर हमारे पास आयोटा है, इसका अगर हम स्केयर करेंगे वी विल गेट -1। अगर आयोटा का स्केयर किया जाए तो वो -1 होता है। ये मतलब एक इनोवेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, एक नई चीज़ है, एक जिद्दत क्रिएट की गई। और क्यों की गई तो उसकी रीज़न भी मैंने आपको, जो मेरा लेक्चर है व्हाट विल हैपन टू आवर साइंसेस विदाउट कम्प्लेक्स नंबर, जो नए आए हैं इस चैनल पर, वो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करें तो वो इस वीडियो को भी बखूबी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इन डिटेल ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के अंदर ऐसा बहुत दफ़ा होने लगा कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें आने लग गई कि स्केयर करते हैं और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसी मतलब वो हमारे पास इक्वेशंस बनती थी कि होल का स्केयर है और आगे नेगेटिव आ रहा है। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान, पहले तो इग्नोर कर देते थे, लेकिन मैथमेटिक्स जूँ तरक्की करता गया, कैलकुलेशंस मज़ीद बढ़ती गई, हमारा जो विजन है वो वसी होता गया, हमारी जो सोच है वो वसी होती गई, बढ़ती गई हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग पावर है वो उसको इंक्रीज़ मिला, उसको बूस्टअप मिला। तो फिर मैथमेटिशियंस ने कहा कि ये इतना ज़्यादा ये कैलकुलेशन के अंदर आ रहा है, और फिर वो मैंने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की एग्जांपल आप लोगों को दी थी कि मतलब एक चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और फिर हम दो ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती उन्हें ऐड कर रहे हैं और एक रियल नंबर आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए उन्होंने फिर कहा कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसको फिर एक और डायमेंशन के अंदर शो किया गया कि मतलब एक्स कंपोनेंट जो रियल कंपोनेंट है उसको ऑन एक्स एक्सेस शो किया गया, और जो इमेजरी पार्ट है यानी वाई जो कंपोनेंट है उसको जो है वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस पर शो किया गया। और फिर इसी तरह से आगे जो है हमारा नॉलेज बढ़ा, सेकंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आया, फिर थर्ड डायमेंशन एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस है, फिर टाइम भी हमारी फोर्थ डायमेंशन है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 11th डायमेंशन तक हमारा सिलसिला जो है पहुंच चुका है। तो बहरहाल ये भी, इस पर भी मैं फोर्थ डायमेंशन पर भी आपको किसी वक्त लेक्चर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि सिलेबस के हवाले से भी हम थोड़ा बहुत आगे जो है सिलेबस को खींच लें, क्योंकि अभी तक सिर्फ सेकंड चैप्टर जो है एंड हुआ है और थर्ड चैप्टर की भी सिर्फ एक एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कराई थी। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज दिया जाए और टाइम कम से कम आप लोगों का जो है वो लगे, यानी थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर उसके अंदर कुछ लंबी चौड़ी बहसें भी आ जाती हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लेक्चर के अंदर ही हर चीज़ जो है आप लोगों को कन्वे कर दी जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस लेवल पर आप लोगों को बताई नहीं जा सकती। जिस तरह से मतलब आजकल हम लॉगरिदम का चैप्टर कर रहे हैं, तो 9th लेवल पर लॉगरिदम जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका लॉगरिदम नहीं होता, ठीक है, एट दिस स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे ही हम हायर क्लासेस में जाएंगे, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा मैं बीएससी की बात भी नहीं कर रहा, मैं एमएससी की बात भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ इससे भी हायर नॉलेज। मतलब अगर आप स्पेस साइंस में पहुँच गए, प्रोफेशनल नॉलेज में आप लोग पहुँच गए, आप लोग फ़िज़िक्स के अंदर बहुत आगे बढ़ गए, तो उसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं बहुत औक़ात, जिनका जो है लॉग हमें करना पड़ता है। मतलब वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है वो चले जाते हैं हम लोग फिर। बहरहाल बात बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। मेरा कहने का मतलब ये था, ये मैंने आप लोगों को समझाया कि सोल्यूशन डज़ नॉट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लाइनें गलत हैं, ठीक है। ये देखिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मैंने आपको बताए, ठीक है। 2 तो मैंने लिख दिया आपको, इसके अलावा और भी आप खुद बना सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। अगर x को हम वैल्यू दे दें 9 और y को वैल्यू दे दें -7, तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन, सिर्फ इस इक्वेशन का सोल्यूशन 9 -7 भी है, 9 व -7, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखें 9 व -7, ये वाला सोल्यूशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब 2 आती हैं इक्वेशंस, उस सूरत में क्या हो जाता है कि हमें उन दोनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए होता है, ऐसा सोल्यूशन जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो वो उसी सूरत में होगा जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो सोल्यूशन होगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वेशंस गलत हैं, ये इक्वेशन ठीक है। देखिए इसका ग्राफ आ गया, इसका भी आ गया। गो कि मैंने ये फर्जी ग्राफ बनाए हैं, ये टू द स्केल नहीं है, अप टू द स्केल नहीं है, ये जस्ट मैंने वैसे ड्रा कर दिया है कि कोई एक लाइन है उसका ग्राफ ये आया, दूसरी लाइन है उसका ग्राफ ये आया। ये 2 लाइन्स हैं, लाइन 1 लाइन 2, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स हैं और एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, इस वजह से इनका सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज़ ये पहली लाइन भी ठीक है, ठीक है ना, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है ये लाइन, ठीक है। इस पाथ पर बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पाथ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट कोई भी नहीं हमें मिल रहा जो कि इन दोनों लाइंस पर बैक वक्त एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं, और जो कॉमन पॉइंट होता है वही सोल्यूशन होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज़ उसका ये मतलब नहीं होता कि वो इक्वेशन या वो सिस्टम या वो इक्वेशन जो है वो फिजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से मैंने आयोटा को आपको बताया, तो ये आप अंडरस्टूड कर लें, समझ लें इस चीज़ को कि रियल नंबर वाकई में ऐसा कोई नहीं है जिसका स्केयर हम करें तो वो नेगेटिव क्वांटिटी आए, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्केयर करें तो नेगेटिव आए। मैंने आपको बताया था कि जब नेचुरल नंबर से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो नेचुरल के बाद मैंने आपको सेट ऑफ इंटीजर्स बताया, फिर रेशनल बताया, इर्रेशनल बताया, उसके बाद जाके हम रियल नंबर तक पहुँचे। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया, जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, जब नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस और तरह के थे, ठीक है। जैसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स आया तो अलजेब्रिक ऑपरेशन चेंज हो गया, मैंने सारी डिटेल उसी वीडियो में बताई हुई है आप लोगों को। इसी तरह से जैसे ही रेशनल नंबर आया तो प्लस का इवन हमारा चेंज हो गया कि हम प्लस जो है रेशनल नंबर्स को और तरह से करते हैं, एलसीएम लेते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जाकर एडिशन होती है, ठीक है ना। वो इन डिटेल मैंने बताया हुआ, आप देख सकते हैं वीडियो मेरी,
व्हाट विल हैपन टू आवर साइंसेस विदाउट कम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल बताई हुई हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह से कंसेप्चुअली डिस्कस करते रहेंगे ईच एंड एवरीथिंग, 9th उसके बाद 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि फ़ेसबुक पर वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन भी आप लोग पुट करते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन लिखा करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है वो मैं रेगुलरली देखता हूँ, बड़ी डिटेल से देखता हूँ। तारीफ़ें ही लिखी होती हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होते। फेसबुक पर अलबत्ता जो है कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो चैनल पर आएँ और वहीं पर कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन पुट किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।